हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स एडो वन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर लाइट। मुझे पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे, सर आप लाइट की वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्लास 10th फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। तो बेसिकली लाइट के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो सर कि लाइट के प्रेजेंस में हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके देखने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। मतलब लाइट एक एनर्जी का इनविजिबल फॉर्म है जिसके प्रेजेंस में हम लोग अपने सराउंडिंग की ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ से आपको एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब ये हमारी विजन को सेंसेट करता है ना। तो और इवन लाइट एनर्जी को हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो सब हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमारा जो चैप्टर लाइट है इसमें हम लोग मेनली डील करते हैं लाइट के लाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो लाइट के जैसे दो नेचर हमारे होते हैं, एक तुम्हारा उसके वेव नेचर हो गया है ना, सेकेंडरी हमारा क्या हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। फिर लाइट कैसे चलती है, तो लाइट इन दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन चलती है। तो ढेर सारे इसकी प्रॉपर्टीज फिनोमेना सब इसे पढ़ेंगे। और हमारे क्लास 10 का जो सिलेबस में केवल हमारा है वो केवल है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यही हमारे सिलेबस में है, क्लास 10 के सिलेबस में है, ठीक है। तो हम लोग ये इतना ही केवल पढ़ेंगे क्लास 10 के सिलेबस में। तो बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो एक्चुअली फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है, जैसे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हो गया, कर्व मिरर हो गया, ठीक है ना। फिर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्या लेंसेज क्या होते हैं, है ना। तो लेंस क्या हो गया, लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम इसमें पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले लाइट की बात है, तो लाइट के डेफिनेशन लिखना जरूरी है। तो लिख लेते हैं क्या, लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which sensate our vision, है ना। मतलब जिसके कारण हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट एक प्रकार की ऐसे इनविजिबल एनर्जी है। इनविजिबल इन द सेंस कि हम लाइट एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते, बट लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे हम लोग डिफरेंट, आप लोग क्लास 9 में से सब ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ के आओगे। तो जो लाइट है, लाइट फिजिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है ना। तो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स है। तो इस ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की पूरी कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, उसका नेचर ऑफ प्रोपोगेशन कैसे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर कैसे चलती है। तो ढेर सारे जो थ्योरीज हैं इसी ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेनली आप देख सकते हो क्या, ऑप्टिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with the study of light, है ना। light, its properties, its phenomena and many more, ठीक है। light study of light as its properties, है ना, its properties, propagation nature, है ना, propagation etc. जो भी whatever details थी पूरी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इस ऑप्टिक्स को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना भाई। अगर हमको स्टडी करना तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको फिर से फर्दर 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं ऑप्टिक्स को। और वो कौन कौन से पार्ट हैं, तो देखिए क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के 3 पार्ट हमारे कौन कौन से देख लो, ठीक है। एक तो हमारा आ जाता है क्या, लाइट हम लोग क्या पढ़ते हैं, रे नेचर, है ना, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 2 पार्ट पढ़ते हैं मैंने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है, इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इनके बारे में लोग ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बेटा रे ऑप्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं, है ना, रे ऑप्टिक्स। पर याद आ गया क्वांटम ऑप्टिक्स, तो क्वांटम थ्योरी भी है क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग मेनली डील करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो हमारे सिलेबस में। तो मेनली हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना।
क्लास 10 सिलेबस में यही मिल रही है, ठीक है। और इसमें ये माना जाता है कि लाइट जो है हमारी क्या है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है ना, मतलब वो रे नेचर को शो करता है ना, रे नेचर प्रेजेंट करता है। और इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने के लिए है ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे हमारा कुछ हो गया रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्रैक्शन, ये सब क्या करते हैं, ये सब इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये बोला गया कि लाइट कैसी है, ये थ्योरी सपोर्ट करती है कि लाइट जो हमारी है चलती कैसे, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है ना, उसके पास रे नेचर होता है, वो एक रे के फॉर्म में चलती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। दूसरा माना जाता है वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव ऑप्टिक्स में माना जाता है कि माना क्या एक्चुअली होता भी लाइट के पास, कि लाइट कंसिस्ट वेव लाइक नेचर है ना, लाइट कंसिस्ट वेव लाइक नेचर, मतलब जो लाइट हमारी है उसके पास वेव नेचर, तो वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये है कुछ फिनोमेना है, इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा, ये सब किसको सपोर्ट करते हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स को। इसमें ये माना जाता है कि इसमें जो लाइट जो है हमारा वेव नेचर शो करता, और ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो हमारे फिनोमेनन्स हैं, ये सब वेव लाइक नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और फिर आता क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में बेटा जनरली माना जाता है कि लाइट हमारा क्या है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल जैसे क्या, इसमें माना जाता है कि लाइट, इसमें कुल मिला के लाइट का एक किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन, ये सभी इस पार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद वेरी स्मॉल एंटिटीज, या कह सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जब लाइट इंटरेक्शन होता है तो उसकी बात करता है। तो इसमें ये माना जाता है कि लाइट हमारी क्या, लाइट ट्रेवल्स है ना इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ईच पैकेट नोन एज, ईच एनर्जी पैकेट नोन एज क्वांटा और फोटॉन, ठीक है ना। एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और फोटॉन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये तो मेनली अभी हम लोग फोकस करेंगे, हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस अभी तक यही है, ये क्लास 12 के सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। बस ओवरव्यू हमने कर दी कि ऑप्टिक्स है ना, ये सब किसके पार्ट है, ऑप्टिक्स है। तो लाइट के पास जितने नेचर फिनोमेना उसके पास होते हैं, सब हम लोग इसी पार्ट के अंदर डिटेल करते हैं। ये पूरी एक बुक बन जाती है बेटा, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है। तो खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। हमको मेनली स्टडी करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो उसके पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ ढेर सारी थ्योरीज दी गई हैं है ना लाइट के बारे में, तो उस थ्योरी की हम लोग बात कर देते हैं। तो बेटा आप लोग बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट है ना। तो लाइट के नेचर के बारे में कई लोगों को थ्योरीज आई हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हमारी पहली थ्योरी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल है ना, पार्टिकल नेचर। मतलब इसमें बोला कि लाइट हमारे क्या, उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले किसने दिया था, न्यूटन। तो न्यूटन किसको बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं न्यूटन्स है ना, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल, ठीक है ना। कॉर्पस से बिल्कुल कॉर्पस का वर्ड है, उसका क्या कॉर्पस्कुलर बोल दिए हैं। तो इसमें क्या इन्होंने बोला था कि न्यूटन ने बताया था कि लाइट travels in the space, light travels in the space as a stream of very tiny particles called corpuscles, है ना, corpuscles। तो जो लाइट होती है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स के कलेक्शन के रूप में, एक स्ट्रीम मतलब होता है जैसे धारा के रूप में, जब ढेर सारे पार्टिकल्स मिल करके एक साथ एक ही डायरेक्शन चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये उन्होंने ये बोला था कि जो लाइट है तो उसके पास पार्टिकल नेचर है ना, लाइट का पार्टिकल नेचर उसके पास है। मतलब क्या, वेरी जो लाइट है ना वो बहुत स्मॉल पार्टिकल, जिनको क्या नाम दिया गया था, कॉर्पस्कल्स, इसके फॉर्म में, इनकी स्ट्रीम के फॉर्म में वो आगे स्ट्रेट लाइन पाथ में बढ़ती है। इस थ्योरी को सपोर्ट मिल गया था, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया है ना, रिफ्लेक्शन हो गया था, रिफ्रैक्शन हो गया, ये तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गए थे। लेकिन
इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो वेव नेचर से ही शो होते हैं ये फेल्ड हो गए थे, ठीक है। तो बाद में थ्योरी क्या हो गई, इसको मतलब ये जब एक्सप्लेन करने में, कंप्लीटली लाइट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, तो दूसरी ब्रांच आती है क्या हमारी, वेव नेचर आया, ठीक है। वेव नेचर में आ गया, तो वेव नेचर लाइट का आ गया, तो उसमें क्या, उसमें ये माना गया कि भाई क्या होता है, लाइट के पास क्या होता है, लाइट के पास होता है लाइट ट्रेवल्स, ठीक है ना, एज अ वेव, है ना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये भी बोल सकते हो, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो लाइट क्या वेव के फॉर्म में चलती है। तो वेव नेचर जो है, ये वेव नेचर जो है इंटरफेरेंस, अगर हम बात करें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो हमारे थे ये सभी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड हो गए थे इस वेव नेचर से, ठीक है, वेव थ्योरी से। लेकिन वेव थ्योरी में भी एक थोड़ा बड़ी ब्रांच है वेव नेचर। तो मान लीजिए अब आपको पता कि हम वैसे प्रोपोगेशन है ना, तो सबसे पहले लोगों को नहीं पता था कि मैकेनिकल वेव क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी को नहीं पता था। लोग ये मानते थे कि ये जो हमारी लाइट है ये वेव तो है, लेकिन क्या मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव में पता है आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल वेव में ये लोग क्या मान रहे थे, सबसे पहले क्या लॉन्गिट्यूडनल मान रहे थे, क्या मान रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये कि वेव जिस डायरेक्शन जा रही है मीडियम पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव मान रहे थे। तो अब बात आई क्या, लोगों ने पूछा कि भाई जब अगर लाइट मैकेनिकल वेव हो तो जो स्पेस से आ रही थी स्पेस में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो इस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए लोगों ने बोल दिया कि नहीं, हाइगन्स जैसे आप उन्होंने बोल दिया कि भाई जो पूरा इंटरवेनिंग मीडियम हमारे स्पेस है उसमें एक अलग तरह का मीडियम जिसको क्या बोलते हैं ईथर है, तो ईथर हर जगह प्रेजेंट है ना। लेकिन बाद में और ये थ्योरी जो है पोलराइजेशन इफेक्ट होता है, ये भी हम लोग 12th में पढ़ते हैं, पोलराइजेशन, इसको शो करने में क्या हो गई, फेल्ड हो गई, क्योंकि ये केवल ट्रांसवर्स नेचर वेव में ही देखा जा सकता है ना, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं, ठीक है। तो एक चीज ये निकल के आगे कि लाइट हमारी है कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, मतलब वो ट्रांसवर्स वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो लेकिन अब तक ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने आया है ना, और इन्होंने बताया क्या, मैक्सवेल एक्सप्लेन दैट, है ना, इन्होंने क्या बताया, मैक्सवेल एक्सप्लेन दैट, ठीक है ना, लाइट जो हमारी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम वेव है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए जैसे मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो ट्रांसवर्स की तरह होता है। अब आप में से किसी के पास सवाल आ सकता है सर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे क्या खास बात है कि जो ये इसको किसी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसमें कौन सा वाइब्रेट करता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो बेटा एक्चुअली उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, मान लेती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, अभी आप लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी क्या है ये इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो टिप है ना ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अब मैं आपको इसमें दिखा दूं कि वेव ऐसे जा रही है, आगे जा रही है, ये आपकी तरफ है क्या मार्कर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टिप है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, ऐसे ऐसे वेव आगे जा रही है, लेकिन ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे 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 प्लेन में ना, इसके परपेंडिकुलर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो देख रहे हो वेव आगे जा रही है और इस मीडियम पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये भी परपेंडिकुलर, और ये वेव ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ती है। जैसे मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे हाथ कर लूँ, ऐसे डांस करते चलूँ, ये मेरा ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में वेव आपकी आगे बढ़ रही है ना, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, मीडियम पार्टिकल तो है नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में वाइब्रेट करते हैं, इस प्रकार एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। फिलहाल तो ये वेव नेचर हो गया, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी हमको, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगला आता है क्या, क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी आ जाती है। तो क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया था, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी, बेटा क्वांटम थ्योरी को सबसे मैक्स प्लैंक ने बता दिया, क्या मैक्स प्लैंक है ना, मैक्स प्लैंक उन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने ये बोल दिया कि जो लाइट होती है हमारी लाइट, अभी जो मैंने क्वांटम थ्योरी लिखा था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, सॉरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो लाइट चल रही है वो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में चल रही है, और ईच बंडल इज नोन एज क्वांटा और फोटोन, ईच पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन, इज नोन एज
क्वांटा और फोटोन, ठीक है। और ईच बंडल के पास एंड ईच फोटोन हैव एनर्जी, एनर्जी उसके पास कितनी होती है, एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिख लेना क्या, E इक्वल्स टू एच न्यू। ये जो बना सिंबल इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, ये है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, न्यू, न्यू न्यू पढ़ेंगे। और ये एच है, न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। और एच आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, इसको ऊपर लिख देता हूँ। एच हमारा क्या, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना, एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और न्यू तो आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा जो फोटोन होते हैं इनका रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है ना। फोटोन का रेस्ट मास, अगर फोटोन रेस्ट में है तो उसका कोई मास नहीं होगा, मतलब रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। तो ये इनकी थ्योरी खत्म हुई, ठीक है ना। इनके बाद लाइट के नेचर के बारे में, प्रोपोगेशन के बारे में जो कुछ 2-3 थ्योरीज थी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब बात करेंगे क्या कि इन सबसे कंक्लूजन जो निकल करके आता है कि लाइट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहली प्रॉपर्टी तो बेटा आप लोग लिखे होगे क्या, सबसे पहले क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले प्रॉपर्टी है ना, एनर्जी फॉर्म। दूसरा क्या लिख सकते हो कि लाइट जो हमारी क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज एन ईएम वेव, है ना, ईएम वेव मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लाइट हमारी है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, है ना, स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम या एयर में कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, जो होती है 3 × 10⁸, नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड चेंज होती है, ये फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के तौर पे, ठीक है। तीसरी क्या पढ़ सकते हैं कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, है ना, लाइट है ना डुअल नेचर, मतलब इसके पास दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर, दैट इज इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर, ठीक है ना, दोनों इसके पास होते हैं वेव नेचर, ठीक है। अब बात करें कि एक ही मीडियम से अगर एक ही पॉलिश सरफेस से लाइट क्या होती है, स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करेगा, ठीक है ना। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, है ना, तो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप हो गया होगा कि इसकी लाइट के पास भाई दो नेचर होते हैं। और क्या है भाई, लाइट हमने लिख दिया क्या, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जाहिर बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो आ ही गया होगा, ठीक है। लाइट हैज डुअल नेचर, इसको एक्सप्लेन किसने किया था, दे ब्रॉगली ने बताया था, ठीक है ना। और लाइट के पास लाइट को एक मैटर वेव की तरह भी कंसीडर करते हैं, जिससे एक्सप्लेन किसने किया था, दे ब्रॉगली ने किया था, ठीक है ना। तो डुअल नेचर का जो श्रेय जाता है उन्हें को जाता है, उन्होंने थोड़ा दोनों नेचर को उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया था, दे ब्रॉगली ने, है ना, एक्सो सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय दे ब्रॉगली, दे ब्रॉगली ने उनको क्या किया था, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब थोड़ा सा बेसिक थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इस पहले लेक्चर हम लाइट के बारे में कंप्लीट थोड़ा बेसिक स्टडी किए हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, जैसे सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं, तो जस्ट जनरली आप लोग बता सकते हो, सोर्स ऑफ लाइट दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, है ना,
ल्यूमिनस सोर्स मतलब जैसे सन हो गए, स्टार्स हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, एटसेट्रा। ल्यूमिनस सोर्स का मतलब वो हो गया बेटा जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स। और नॉन ल्यूमिनस होता है क्या, नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरे ल्यूमिनस सोर्स से चमकते हैं, नॉन ल्यूमिनस, है ना। एग्जांपल इसमें क्या हो सकते हैं आपके, प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट जैसे मून, प्लैनेट्स एटसेट्रा, है ना। सन, स्टार्स, बल्ब, ये सब इसमें क्या ल्यूमिनस, मतलब जिसके पास ऐसे सोर्स जिसके पास खुद की लाइट हो, वो खुद की लाइट इमिट कर रहा है, दैट आर नोन एज ल्यूमिनस। और जो दूसरे सोर्स से लाइट पा करके उसके प्रेजेंस में क्या साइन करे, है ना, लाइट को इमिट करे, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। जैसे सन से लाइट आती है, मून पड़ती है, तो मून क्या, मून पे लाइट आती है, सन से क्या, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। अर्थ भी हमारा क्या, उस पे लाइट हमको दिखती क्या, नॉन ल्यूमिनस है। अर्थ की खुद की लाइट नहीं, लेकिन स्टार के पास खुद की लाइट, बल्ब के पास खुद की लाइट, कैंडल के पास खुद की लाइट, जब उसको जलाते हैं तो दे आर नोन एज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ, तो सोर्स ऑफ हमें खत्म करते हैं। फिर अब आपको मीडियम पता होगा, है ना, कि मीडियम कितने टाइप होते हैं, भाई लाइट यहाँ पढ़ेंगे। तो मीडियम की बात करें तो मीडियम आपको पता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है जिसमें से लाइट आसानी से इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है, पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है, एग्जांपल जैसे तुम्हारा हो गया ग्रीस, है ना, किसी पेपर में आप ग्रीस लगा दो, है ना, तो ये हो गया, या आप पेपर को ऑयल में डिप कर दो, तो क्या होगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, उसमें लाइट थोड़ा जाने लगती है। तीसरा आता है ऑपेक। ऑपेक क्या होता है, इसमें से लाइट एक तरह से दूसरी तक नहीं जा सकती ना, लाइट नॉट ट्रांसफर, लाइट नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे दीवार हो गई है ना आपकी, अनदर साइड, ठीक है, जिसमें लाइट एक पार से दूसरी तरफ न जा पाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑपेक। यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग आ गए क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान लो, जो हमारे सिलेबस में बेहतरीन जगह सोचता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप लिख सकते हैं इसको, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from a surface तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लिख देंगे द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक मतलब होता है जैसे लाइट आई, यहां से टकराई, वापस चली गई, बाउंस बैक, पीछे फिर से चली गई सेम मीडियम में। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking at the interface of separating two media, ठीक है ना, is called reflection of light। बेसिकली आप बोल सकते हो क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बट करेक्ट डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्शन एक बेटा फिनोमिनन है
मतलब जब लाइट एक तरफ से आए, जैसे मैं बोल देता हूँ कि लाइट आए और मेरे इस पॉइंट पे क्या हो, स्ट्राइक करे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक मीडियम कर दे और लाइट ऐसे चली जाए, मतलब लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर फिर सेम मीडियम ऐसे चली जाए, तो इसको क्या बोले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये आई ये गई, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब बाउंसिंग बैक, मतलब लाइट आए और एक मीडियम से टकरा करके सेम मीडियम में चली जाए, ठीक है। जैसे ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्या, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब ये हो गया, दूसरे तरफ हम पॉलिश कर दे रहे हैं, ये एक बाउंड्री है, इसके तरफ एक मीडियम, दूसरी तरफ दूसरा। जैसे ग्लास प्लेट रख दो, तो ग्लास की तरफ एक लाइट मीडियम, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइट ऐसे आए, ये स्ट्राइक करी, यहाँ से स्ट्राइक करी, और स्ट्राइक करने के बाद फिर से जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो गई। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखो, द बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक मतलब ये आई है ना, और ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में, सेम मीडियम चली गई, ठीक है ना। तो इसे फिनोमेना क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो जहां से इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस, बिकॉज ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अभी आपने लिख लिया होगा, तो इसको हम बनाते हैं क्या, देखो ये हमारा एक सरफेस है ना, इसको इंटरफेस भी बोलते हैं। यहीं पे हम लोग क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे, इसको बोलते हैं इंटरफेस, जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब हमने दूसरी तरफ पॉलिश इसलिए कर दिया है ताकि जो हमारी लाइट है दूसरी तरफ ना जा पाए। हालांकि कुछ पार्ट तो पार्शली हो जाएगा, कुछ पार्शली एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट ना, जब किसी मीडियम पे कोई सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन हमने यह कोशिश यहाँ पे किया है, पॉलिश कर दिया है, और सरफेस बहुत ही पॉलिश्ड है, शाइनी है। शाइनी मतलब सरफेस जितना चमकदार होगा, जितना पॉलिश्ड होगा, फर्निश्ड होगा, उसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उतनी घट जाएगी, मतलब मैक्सिमम लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, सेम मीडियम में। और ये पॉलिश कर दिया तो लाइट दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगी। तो जैसे हमारी देखो ये लाइट आ रही है, ये लाइट हमारी आई है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, है ना। ये क्या है, इंसिडेंट रे। रे आप लोग जानते हो कि लाइट के एक पॉइंट एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहे, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे। और ये जहाँ पे इंसिडेंट हुई है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और ये जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम एक स्ट्रेट लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है, मैं नोटिस करता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बोल सकते हैं। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बेटा एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं आई, और आई हमारा है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है आर, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे और इस सरफेस के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसमें ब्लैक्स कर रहा हूं, दिस एंगल इज नोन एज ग्लांस एंगल। क्या बोलेंगे, ग्लांस एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्लांस एंगल। ये भी क्या है, सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के साथ बन रहा है। ये भी क्या है, ब्लैक वाला, ग्लांस एंगल, ठीक है। तो इतनी बात इसको आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा है, जहां पे लाइट इंसिडेंट करेगी उस पॉइंट में उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज नोन एज नॉर्मल, है ना। नॉर्मल मतलब ये होता है परपेंडिकुलर है, और इसी पॉइंट से जितने एंगल पे इंसिडेंट हो उतने एंगल पे क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
बट इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच जो एंगल बन रहा है, ये सरफेस इंटरफेस, इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल। क्या बोलेंगे? ग्लांस एंगल। इसको आपको याद रखना है। उससे पहले रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच जो एंगल, ये भी क्या है? ग्लांस एंगल। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये डायग्राम आप लोग बना लो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? मैं यहाँ फिर सरफेस बना रहा हूं। ये एंगल आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल एन है, ये आई है ना, ये, और ये वाला एंगल कितना है? ये आर है। तो पहला रूल ये कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नंबर 2 जो लॉ है, ये बेटा इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तीनों क्या है? एक ही सेम प्लेन पे हैं और एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सभी क्या? सेम प्लेन पे होते हैं। ये 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसको आप नोट करें। उसके बाद बेटा यहाँ पे नोट पॉइंट इसका लिख लेना, नोट पॉइंट करके हैशटैग बना लो नोट, कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सभी सरफेसेस के लिए ट्रू होगा। एनी सरफेस, ऐसा नहीं केवल पॉली सरफेस के लिए होगा। तो अब लिखते हैं फर्स्ट लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपली लिख देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। ऐसा नहीं सरफेस अगर रफ हो गया तो हमारा ये वाला लॉ होल्ड नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये सभी सरफेस के लिए वैलिड होगा। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पे देखो, जब ये I बराबर R हो गया, है ना, तो ये एंगल क्या आएगा? 90 माइनस आई, और ये कितना आएगा? 90 माइनस आर, क्योंकि ये पूरा 90 है। ठीक है, तो और I बराबर R है तो R जगह I लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जी हाँ, तो जब ग्लांस एंगल इक्वल होते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात क्यों करते हैं? ऐसे बोल सकते हैं ग्लांस एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में करिएगा कि हम लोग क्यों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर लिखते, ग्लांस एंगल नहीं लिखते। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा, एक ही सरफेस है ना, ये सरफेस है, एक रे आई है और ये सरफेस के साथ 60 एंगल बना रही है, तो आपको बताना है क्या? एंगल आर बताना है। रिफ्लेक्शन एंगल कितना आएगा? मतलब एक रे है वो सरफेस के साथ 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ आर कितना होगा? आप लोग निकालिए। तो चलिए देखिए बेटा, देखो जो 60 डिग्री दिया हुआ है ना, ये सरफेस के साथ बना रहा है, तो ये तो ग्लांस एंगल हो गया। क्या हो गया? ग्लांस एंगल। अब आपको पता है यहाँ पे मैं एक नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये टोटल एंगल है 90 डिग्री और इसमें से कितना ग्लांस एंगल 60 डिग्री है,
तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा आपको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस 60, मतलब ये आपको मिलेगा क्या 30 डिग्री मिलेगा ना 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री आपका बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो 90 सरफेस के 90 डिग्री पे आए तब एंगल आर कितना होगा। वीडियो पॉज करिए और कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा ये जो आप लाइट है सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है और जब हम इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचेंगे तो ये भी तो ऐसे ही जाएगा ना, सीधे जाएगा। और आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन मेजर करते हैं वो नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो इस केस में लाइट 90 डिग्री पे आ रही है तो नॉर्मल भी इसे खींच रहे हैं, तो दोनों के बीच क्या हो गया एंगल 0 है ना भाई, ये खुद ही 90 डिग्री पे आ रही है तो खुद ही नॉर्मल है और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ ही मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल I बराबर भी 0, एंगल R बराबर भी 0। इसका मतलब ये कि अगर कोई लाइट सरफेस के 90 डिग्री पे आ रही है तो ये उसी पे वापस लौट जाएगी, इसको नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक चीज और बता देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एक रे ऑफ लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री या 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा डेविएशन। क्या पूछेगा? डेविएशन। तो बेटा डेविएशन को हम लोग डेल्टा से डिवाइड करेंगे और डेविएशन होता क्या है ना, द एंगल by which a light ray deviated from its original direction डेविएट का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। अब यहाँ देखो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है और हमें लाइट भी क्या होगी सरफेस पे पॉलिश कर दिए, लाइट इधर चली गई कितने एंगल पे 30 डिग्री पे भी है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो डेविएशन कितना होगा। अब देखो अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता, ये सरफेस ना होता तो ये लाइट चुपचाप ऐसे जाती है, ऐसे निकलती नहीं, ये आ रही थी सीधे से निकल जाती, ये इसकी ओरिजिनल लाइन थी बट मुड़ के तेज गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको बोल देंगे डेल्टा और ये क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। और ये निकालेंगे कैसे, ये कैसे निकालेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो उस पर टोटल एंगल कितने बनता है 180 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता, हाँ बनता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम क्या, ये I है, ये एंगल R है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं एंगल I प्लस एंगल R प्लस डेल्टा बराबर 180। तो इसका मतलब डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस I प्लस R एंगल। और आपको पता है I बराबर क्या होता है R होता है, तो I R की जगह I रख देंगे, कितना आ जाएगा फार्मूला 180 माइनस 2I, या R डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस I की जगह R रख दोगे तो हो जाएगा कितना 2R। ये आपका क्या है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का फार्मूला। तो बेटा इस केस में डेल्टा कितना है देखो 180 माइनस I कितना है, I और R दोनों क्या 33 है। तो अगर हम 180 में से ये पूरा घटा देंगे तो हमको डेल्टा मिल जाएगा। तो इस केस में डेल्टा बराबर कितना है 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री का डेविएशन है, मतलब लाइट 120 से डेविएट हो जा रही है। और इसकी पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई लाइट ऐसे आ जाए सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए और एसी में रिटर्न हो जाएगी तब कितना डेविएशन, तब तो डेविएशन यहाँ पे है 180 माइनस 2I और I कितना है 0, एंगल ऑफ I और R दोनों 0, कितना हो जाएगा डेविएशन आपका 180 डिग्री का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है बेटा, अगर किसी सरफेस पे एक से ज्यादा रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, है ना, मतलब पैरेलल सेट ऑफ लाइट आए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये देखो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल सेट ऑफ लाइट आएंगी तो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। और ये कहाँ से होता है, ये होता है फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस, है ना। कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं और ये सब क्या है, पैरेलल रेज भी हैं, ये भी सब क्या है, पैरेलल रेज है। ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग क्या है, इनका नॉर्मल ड्रा करेंगे, है ना। ये तो देख रहे हो, इसको बोले क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, फ्रॉम रफ सरफेस, फ्रॉम रफ सरफेस, जैसे हो गया खुरदुरे सरफेस, दीवार हो गया, इन सब से, है ना। वॉल्स, हमारे कमरे की वॉल्स क्या होती हैं, और रेगुलर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इर्रेगुलर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसमें इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब लिख दे रहे हैं इंटेंसिटी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या डिक्रीजेस। ये एरो नीचे को मैंने बना रखा है, एरो नीचे मतलब ये होगा बेटा कि डिक्रीज करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत मिनिमम लॉस होता है, इंटेंसिटी लगभग सेम रहती है। तो इसको हम लिख देते हैं ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलमोस्ट मतलब होगा थोड़ा बहुत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस से, लेकिन मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इससे जो इमेज बनेगा ब्राइट बनेगा ना। और डिफ्यूज में क्या हो जाता है, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, चूंकि ठीक है ना, लाइट जैसे यहाँ पे मैं एक सरफेस ले रहा हूँ, जो कि इसमें लाइट क्या होती है, रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखना, ये एक रे, दो रे, तीन रे, ये तीनों क्या है, पैरेलल हैं, ये पैरेलल आ रही हैं, ये सब क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये पैरेलल है। इसकी यहाँ पे स्ट्राइक करें, नॉर्मल खींच दिए, यहाँ पे स्ट्राइक करें, नॉर्मल खींच दिए, यहाँ पे स्ट्राइक करें, नॉर्मल खींच दिए। अब इस सरफेस थोड़ा हमारा रफ है, अच्छा यहाँ प्लेन सरफेस हमने बना लिया, इर्रेगुलर सरफेस रफ सरफेस होगा तो हम रफ सरफेस बनाएंगे, ये है ना। ये 1 2 3 पैरेलल रेज हैं, ये सभी पैरेलल रेज हैं, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये वाली ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये यहाँ चली गई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये रे कुछ ऐसे चली गई, है ना, ऐसे चली गई, या फिर ये ऐसे भी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है, पैरेलल नहीं है, ये सब क्या है, नॉन पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेस से होता है, और इसमें क्या होता है, इफ अ set of parallel rays strike on a rough surface, then after reflection they will not be in parallel, वो रिफ्लेक्शन के बाद आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी, किसमें, इर्रेगुलर। लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं है, पैरेलल सेट ऑफ लाइट आए तो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहेंगे।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें इंटेंसिटी लगभग सेम रहेगी, डिक्रीज नहीं करती, इसमें इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इर्रेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और इसमें पैरेलल रेज आएंगी तो पैरेलल लेकिन जाएंगी बिना पैरेलल के, ठीक है। एक दो पैरेलल हो सकते हैं कि भाई 10-20 नहीं है, ऐसा नहीं कि एक दो नहीं होंगे, कुछ हो सकती है पैरेलल, लेकिन सब पैरेलल नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर जो हमारी इमेज बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।